Next is coconut producing areas. So the coconut is mainly a coastal crop. नारियल एक कोस्टल फसल है, कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे ये उगता है. एंड सैंडी क्ले लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ. सैंडी क्ले लोम मिट्टी जो होती है वो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. फॉर विगरस ग्रोथ एंड गुड यील्ड द प्लांट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट. अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए कोकोनट की फसल को प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए होती है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है. एवरेज टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है. और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल जो कि 130 से 150 सेंटीमीटर तक इसको चाहिए होती है. कोकोनट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. तो जितने भी समुद्री तट हैं केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर कोकोनट को उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है. बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन गोवा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, आसाम एंड त्रिपुरा. तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है. द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ 1.93 मिलियन हेक्टर. टोटल एरिया इसके जो कल्टीवेशन के अंदर आता है वो है 1.93 मिलियन हेक्टर. और 2007-8 के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 12,148 मिलियन इसके नट्स प्रोड्यूस्ड किए गए थे. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट. भारत इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एंड लीड्स 90 कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और भारत लीड करता है 90 कोकोनट प्रोड्यूसिंग जो देश हैं विश्व के, उन सब में सबसे आगे भारत आता है. नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट पाम. द सीडलिंग्स आर केयरफुली रेज्ड इन नर्सरीज. इसके जो सीडलिंग्स होते हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है, बहुत ध्यान से उगाया जाता है, इन वेल ड्रेन्ड सीड बेड्स एंड देन प्लांटेड 4 to 5 मीटर अपार्ट. और उसके बाद इनको 4 से 5 मीटर की दूरी पर उगाया जाता है, प्लांट किया जाता है. प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड पाम्स grow vigorously and reach the flowering stage much earlier than the unfertilized palms. तो इसके जो प्रॉपरली अच्छी तरह से जो फर्टिलाइज्ड पाम्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और ज़्यादा जल्दी से फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं एज कम्पेयर टू द अनफर्टिलाइज्ड पाम्स. द हेल्दी ट्रीज मे बिगिन टू यील्ड फ्रूट्स विद इन 5 to 7 years. इसके जो हेल्दी पेड़ होते हैं वो जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं 5 से 7 साल के अंदर. The nuts are usually harvested 6 to 8 times in a year. एक साल में 6 से 8 बार इसके जो nuts हैं उनको हार्वेस्ट किया जा सकता है. Next is extraction of coconut oil. For oil production, fully ripe fruits are harvested. Oil प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी तरह से पके हुए फलों को हार्वेस्ट किया जाता है and then dehusked with the help of an upright steel bayonet fixed on wooden post. उसके बाद में इनमें से हस्क को निकाल दिया जाता है, जो इसकी जटा होती है उसको हटा दिया जाता है अपराइट स्टील बेनेट की मदद के द्वारा, जो कि फिक्स होती है वुडन पोस्ट में. डी हस्क नट्स आर स्प्लिट अक्रॉस द मिडल. इनमें से जो डी हस्क नट्स होती हैं उनको बीचों बीच में से मिडल में से स्प्लिट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और एंडोस्पर्म को रिमूव कर लिया जाता है. द ड्राइड एंडोस्पर्म, जिसको हम मीट बोलते हैं, इसे खोपरे के नाम से भी जानते हैं. और ये जो ड्राइड एंडोस्पर्म या मीट होता है इसके अंदर 60 to 65% ऑयल प्रेजेंट होता है. द ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड खोपड़ा. ये जो ड्राइड खोपरा होता है, खोपरा जिसे हम कहते हैं या ड्राइड एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं, इसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय पावर ड्रिवन रोटरी मिल्स. बिजली से चलने वाली रोटरी मिल्स के द्वारा, एक्सपेलर्स के द्वारा या हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा हम इस खोपरे में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स आर लिंक्ड विद एक्सपेलर्स. जितने भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं उनको एक्सपेलर्स के साथ में जोड़ दिया जाता है फॉर ऑप्टिमम रिकवरी ऑफ ऑयल, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑयल की रिकवरी प्राप्त हो सके. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल. इन प्योर स्टेट कोकोनट ऑयल इज कलरलेस टू पेल ब्राउनिश येलो. प्योर स्टेट में कोकोनट का जो तेल होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, या फिर ये पेल ब्राउनिश येलो कलर का होता है और सॉलिड रहता है टेम्परेचर पर जो कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो. जब भी 24 डिग्री सेल्सियस से
कम तापमान होता है उसमें नारियल का तेल सॉलिड हो जाता है। ऑयल पॉजेस द हाईएस्ट सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड द लोएस्ट आयोडीन वैल्यू। कोकोनट ऑयल की सेपोनिफिकेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और आयोडीन वैल्यू इसकी सबसे कम पाई जाती है। चीफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल आर लॉरिक एसिड दैट इज़ 44 to 51%, myristic acid that is 13 to 18.5%, palmitic acid that is 7.5 to 10.5%, caprylic acid which is 5.5 to 9.5%, capric acid 4.5 to 10%, oleic acid is 5 to 8.5%, linoleic acid 1 to 2.5% and caproic acid 0.2 to 0.5%. Next is varieties of coconut palm. Now, Andaman Ordinary, Banavali Green Round, Cochin China, East Coast Tall, Java, Kappadam, Lakshadweep Micro, Siam, West Coast Tall, Koghat Green Dwarf, Koghat Orange Dwarf। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कल्टीवर्स हैं कोकोनट की जो कि ग्रो करती हैं इंडिया में। Next is uses of coconut. Coconut oil is widely used both for edible and industrial purposes. खाने के और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोकोनट ऑयल को अधिकतर काम में लिया जाता है। The characteristic flavor and light color of coconut oil make it a favorable salad oil. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, विशिष्ट फ्लेवर होता है और जो इसका लाइट कलर होता है वो उसकी वजह से इसको सैलेड में काम में लिया जाता है एज अ सैलेड ऑयल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्राइंग पर्पस। तलने के लिए भी कोकोनट ऑयल को काम में लेते हैं। द रिफाइंड एंड डिओड्राइज्ड ऑयल फाइंड्स अ प्लेस इन हेयर ऑयल, शैम्पूज एंड लिक्विड सोप। इसका जो रिफाइंड ऑयल होता है और डिओड्राइज्ड ऑयल होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, तो इस वजह से हम इसको हेयर ऑयल्स में, शैम्पूज में और लिक्विड सोप्स में भी काम में लेते हैं। हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल इज़ प्रेफर्ड एज कोटिंग फॉर कुकीज़ एंड कैंडीज़। हाइड्रोजनेट किया हुआ जो कोकोनट ऑयल होता है उसको कुकीज़ और कैंडीज़ को कोट करने के लिए काम में लेते हैं। कोकोनट ऑयल बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ मिरिस्टिक एसिड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिरिस्टिक एसिड पाया जाता है, इसके वजह से हम इसको एस्टेरिफाई कर सकते हैं इनटू आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट विच इज़ अ गुड बाइंडर, जो कि एक अच्छा बाइंडर है, एंड इमोलिएंट फॉर कॉस्मेटिक्स। ऑयल केक जो होता है कोकोनट ऑयल का, जिसे हम पूनैक बोलते हैं, इज़ एन एक्सीलेंट कैटल फीड। इसको चारे के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज फूड क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स, एंड द फर्स्ट वन अमॉन्ग द सीरियल क्रॉप्स इज राइस और पैडी। द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस इज ओराइजा सटाइवा. It belongs to family Poaceae, and the vernacular name of rice is dhan. First we will talk about origin and distribution of rice. Rice is a staple food of India. मुख्य भोज्य में आता है चावल भारत के अंदर, एंड मैनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो भारत में और साउथ ईस्ट एशिया की कई सारी कंट्रीज़ में राइस को स्टेपल फूड के रूप में जाना जाता है, मुख्य भोज के रूप में जाना जाता है। It is known to have been grown in Asian countries since prehistoric times. एशियन कंट्रीज़ में इसको प्रीहिस्टोरिक टाइम से, यानी कि बहुत पहले से जाना गया है, इसके बारे में जानकारी मिली है। Evidences from Greek literature indicate that rice is indigenous crop of India. ग्रीक लिटरेचर से जो सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं, उन्होंने ये बताया है कि राइस या चावल जो है वो भारत का इंडिजिनस फसल है, नेटिव क्रॉप है, इंडिजिनस क्रॉप ये इंडिया की है, और ये प्रूफ हमको ग्रीक लिटरेचर से प्राप्त हुए हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप फ्रॉम इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन AD 300। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप में भारत से। किसने किया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था 300 AD में। एंड कल्टिवेशन ऑफ राइस बिगिन इन ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया में राइस का कल्टिवेशन शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी के आखिरी में। राइस इज़ नाउ कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द एशियन कंट्रीज़। आज की तारीख में
राइस को कल्टीवेट किया जाता है लगभग सभी एशियन कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग बर्मा, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया एंड ताइवान. Over 85% of world's rice production comes from China, India, Bangladesh, Japan, Pakistan and adjoining islands in Pacific. केवल 1% राइस प्रोडक्शन पूरे विश्व में से केवल 1% राइस का प्रोडक्शन हमको यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री कहलाता है. राइस इज़ एन एक्सटेंसिवली ग्रोन फूड क्रॉप इन इंडिया. भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने वाला ये एक फूड क्रॉप कैटेगरी में आता है, ऑक्यूपाइंग एन एरिया ऑफ ओवर 43.77% मिलियन हेक्टेयर्स. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में चावल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत है, with an annual production of 95.68% million tons of paddy in 2007 and 8. 2007-8 में 95.68% मिलियन टन्स ऑफ पैडी का एनुअल प्रोडक्शन भारत में देखा गया था. नाउ इन इंडिया राइस इज़ ग्रोन पर्टिकुलरली इन ऑल द स्टेट्स. भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर चावल को उगाया जाता है, but it is mainly cultivated in coastal areas of Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Odisha. It is also grown in UP, Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Haryana. Next is botanical characteristics. Rice is an annual herb with a jointed stem जिसे कल्म कहते हैं, which is 50 to 150 सेंटीमीटर हाई. द इंटरनोड्स आर शॉर्ट. इसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो छोटे होते हैं बेसल रीजन में से, निचले हिस्से में से, बट अपवर्ड्स दे आर लॉन्ग एंड हॉलो. लेकिन इसके जो इंटरनोड्स हैं वो ऊपर वाले हिस्से में बड़े होते हैं कंपेरेटिवली नीचे के, और खोखले यानी कि हॉलो होते हैं. द कल्म्स आर फुली और पार्शली कवर्ड बाय लीफ शीट. इसकी जो कल्म होती है यानी कि जो जॉइंटेड स्टेम इसमें होती है वो या तो पूरी तरह से या फिर पार्शली लीफ शीट के द्वारा ढकी हुई होती है. द टिलर्स डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम. स्टेम के निचले नोड्स में से टिलर्स डेवलप होते हैं. लीव्स आर बोर्न ऑल्टरनेटली. इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऑल्टरनेटली ग्रो करती हैं. वन एट ईच नोड. एक लीफ एट ईच नोड ग्रो करती है. फ्लावर्स आर अरेंज इन टर्मिनल पेनिकल्स. इसके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो टर्मिनल पेनिकल्स में अरेंज होते हैं. स्पाइकलेट्स आर यूजुअली बॉर्न सिंगल. इसमें जो स्पाइकलेट्स होती हैं वो जनरली एक ही बार में एक उगती है. ईच स्पाइकलेट इज लेटरली कंप्रेस्ड. प्रत्येक स्पाइकलेट जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दबी हुई होती है, चपटी होती है लेटरली, एंड बियर्स अ सिंगल फ्लावर. और उसमें एक सिंगल फ्लावर ग्रो करता है. राइस ग्रेन इज़ अ कैरियोप्सिस. चावल का जो ग्रेन होता है वो कैरियोप्सिस होता है, विच रिमेन्स एनक्लोज्ड बाय गोल्डन और ब्राउन हस्क, जो कि एक गोल्डन कलर के या ब्राउन कलर के हस्क के द्वारा ढका हुआ होता है. ग्रेन्स विद हस्क आर कॉल्ड पैडी. तो वो ग्रेन्स जिनमें हस्क प्रेजेंट होता है उसे हम पैडी बोलते हैं, धान बोलते हैं. एंड व्हेन द हस्क इज़ रिमूव्ड, जब उसमें से हम हस्क को हटा देते हैं, दे आर नोन एज राइस. तो हम उसको राइस कहते हैं. पैडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20% हस्क. पैडी के अंदर लगभग 20% हस्क पाया जाता है. नेक्स्ट इज पैडी कल्टीवेशन. राइस इज़ एसेंशियली अ ट्रॉपिकल क्रॉप. अधिकतर इसको ट्रॉपिकल फसल माना जाता है, बट इट इज़ ग्रोन ओवर एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. लेकिन कई प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये इजीली उग जाता है. इट इज़ बेस्ट सूटेड टू द रीजन्स विच हैव हाई टेम्परेचर. ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ये उगता है जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अधिक सनशाइन पाई जाती है, सूरज की रोशनी बहुत लंबे समय तक पाई जाती है, एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, और पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है. एन एनुअल रेनफॉल of 60 to 120 centimeter is required for upland varieties.
ज़्यादातर एनुअल रेनफॉल 60 से 120 सेंटीमीटर की होनी चाहिए अपलैंड वेराइटीज़ के अंदर, और 180 टू 240 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है लो लैंड वेराइटीज़ के अंदर। क्ले टू क्ले लोम सॉइल आर मोर सूटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। पैडी की कल्टीवेशन के लिए, धान की कल्टीवेशन के लिए क्ले सॉइल या क्ले लोम सॉइल अच्छी मानी गई हैं। It can be grown in soil with a wide pH range of 5 to 9। धान को उगाया जा सकता है उन मिट्टियों में, उस सॉइल में जिसके अंदर pH की रेंज 5 से 9 के बीच पाई जाती है।